हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया हो और मस्त हो। दोस्तों, अमन सर लेक्चर से इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास चैप्टर है कक्षा 9 का पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें दोस्तों हम आपको कुछ सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ मेरे नहीं देखे तो पहले जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए, ताकि ये आने वाला वीडियो जो है आपको, जो ये वीडियो चल रहा है, आपको काफ़ी बेहतर समझ में आए। तो दोस्तों, हमारे आसपास पदार्थ में हमने बात कर ली थी कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, और बात चल रही है किस पर, पदार्थ के महत्वपूर्ण तथ्य पर। तो दोस्तों, पदार्थ के महत्वपूर्ण तथ्य में मैंने आपको बताया था द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार, इन दोनों की बातें हमने कर ली थी। और उसके बाद मैंने बताया था द्रव्यमान तथा भार में संबंध। द्रव्यमान तथा भार में संबंध, तो जिसमें मैंने बताया था दोस्तों कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, भार किसे कहते हैं, भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, तथा द्रव्यमान और भार में संबंध क्या है। तो दोस्तों, एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। और अगर आपने, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, ताकि ये वाला वीडियो आपको काफी बेहतर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो द्रव्यमान दोस्तों, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। और स्थान परिवर्तन के साथ इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि स्थान परिवर्तन के साथ वस्तु के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और हम इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों। तथा भार की परिभाषा की डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर हमने बताया था कि द्रव्यमान तथा भार में संबंध क्या होता है। तो द्रव्यमान तथा भार के संबंध की बात करें, W बराबर mg, W बराबर mg। इसका मतलब है कि जो हमारा भार होगा W, जो हमारा भार होगा W, वो द्रव्यमान M, जहाँ पर M द्रव्यमान है, ये वेट है, भार, और ये हमारा M द्रव्यमान है, तथा दोस्तों G गुरुत्व जनित त्वरण होगा, गुरुत्व जनित त्वरण है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर W हमारा भार है, M द्रव्यमान है, और इनटू में जो G लगा है उसे गुरुत्व जनित त्वरण बोलते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, हमारा जो भार होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु का जो भार होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्व जनित त्वरण के गुणनफल के, इनके मध्य गुणनफल है, इनके मध्य गुणा है। तो कोई भार हो, किसी भी वस्तु का भार हो, वो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके गुरुत्व जनित त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने सारी बातें बताई थी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पदार्थ के महत्वपूर्ण तथ्यों में आगे आने वाले तथ्यों पर, जिनमें हमारी पहली हेडिंग होगी आयतन। पहली हेडिंग है आयतन। आयतन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाती है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर हम बताएं, आप ये व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड को जितनी जगह लग रही है, जितना स्थान लग रहा है, इसे ही इस वस्तु का आयतन कहेंगे। ये मार्कर जितनी जगह यहाँ पर ले रही है, इसे इस मार्कर द्वारा जो स्थान घेरा गया है उसे ही इस मार्कर का आयतन कहेंगे। ठीक है दोस्तों। हम लोग जो भी देख पाते हैं, जो भी सामग्री देखते हैं, वो सामग्री वहाँ पर स्थित होने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर जो भी कुछ भी, तो जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसे V से प्रदर्शित किया जाता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करेंगे
आयतन के बाद बात करेंगे ऊर्जा की, क्योंकि पदार्थ में ऊर्जा भी होती है। बात करेंगे दोस्तों ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। तो ऊर्जा किसे कहते हैं दोस्तों, ये परिभाषा भी आप लोगों को पता होगी, भली भांति पता होगी। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ठीक है दोस्तों। कोई भी वस्तु कार्य करने के लिए जो क्षमता लगाती है, कोई भी वस्तु कार्य करने के लिए जो क्षमता लगाती है, उसे उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अपने विभिन्न रूपों, ऊर्जा अपने विभिन्न रूपों जैसे गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, आदि के रूप में किसी न किसी आदि लगा देते हैं दोस्तों। कई प्रकार की ऊर्जा होती है। आदि में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। किसी न किसी रूप में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा अपने विभिन्न रूपों जैसे गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा आदि में किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं या फिर विद्यमान होती हैं। और दोस्तों ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है, ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है, ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है और ना तो दोस्तों इसमें द्रव्यमान होता है और ना ही कोई भौतिक अवस्था होती है, और ना ही कोई भौतिक अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों। ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही कोई भौतिक अवस्था होती है। तो दोस्तों हमने पहले बात की आयतन की और फिर बात की ऊर्जा की। आयतन किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाती है। फिर बात आई ऊर्जा की, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ही उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा अपने विभिन्न रूपों जैसे गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा आदि में किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है या फिर किसी न किसी रूप में पाई जाती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये नोट कर लीजिएगा कि ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही कोई भौतिक अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों। तो इस लाइन को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि अभी तक जो भी पढ़े होंगे आप वो पढ़े होंगे गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा आदि के रूप में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। सिर्फ यहाँ तक छोटी क्लासेस में। अब आप क्लास 9 में आ चुके हो तो आप इस लाइन पर भी फोकस कीजिएगा कि ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही कोई भौतिक अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब हम बात करेंगे द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम पर। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम।
हेडिंग लगाएंगे दोस्तों हम द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम क्या होता है दोस्तों? ये नियम होता है E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, E बराबर mc स्क्वायर। ये फार्मूला आपने कभी ना कभी देखा होगा, सुना होगा। एक आप लोग जानते होंगे, हमारे वैज्ञानिक थे, सबको पता है, आइंस्टीन सर, आइंस्टीन। ठीक है दोस्तों, उन वैज्ञानिक का नाम है आइंस्टीन। आइंस्टीन। तो दोस्तों आइंस्टीन के अनुसार, वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार उन्होंने कहा किसी वस्तु की ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा प्रकाश के वेग c के वर्ग के गुणनफल के बराबर होगी। अतः दोस्तों आइंस्टीन के अनुसार किसी वस्तु की ऊर्जा E उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसमें प्रकाश के गुणनफल c के वर्ग के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, फिर से, किसी वस्तु में, आइंस्टीन के अनुसार किसी वस्तु की ऊर्जा E, अतः दोस्तों आइंस्टीन के अनुसार किसी वस्तु की ऊर्जा E उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा प्रकाश के वेग c के वर्ग के गुणनफल के बराबर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा E है, E हमारा है एनर्जी, ऊर्जा, और उसके बाद दोस्तों जो हमारा m है, उस m को हम कहते हैं द्रव्यमान, m को नाम देते हैं हम द्रव्यमान। और दोस्तों जो हमारा c है वो है प्रकाश का वेग, दोस्तों प्रकाश वेग को हम c से प्रदर्शित करते हैं। और प्रकाश वेग कितना होता है? प्रकाश वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश का वेग होता है। तो आइंस्टीन ने कहा कि यदि किसी वस्तु की ऊर्जा E, उसका द्रव्यमान m और प्रकाश का वेग c हो, तो जो ऊर्जा होगी द्रव्यमान m तथा प्रकाश के वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होगी। अब हम बात करेंगे पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है दोस्तों, पदार्थ में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो पहला गुण दोस्तों, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। ये पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है दोस्तों, कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाना। ठीक है दोस्तों, तो पहला गुण हो गया पदार्थ का कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। दोस्तों कैसे समझें कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है? जिसे एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, बात ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे कि जल भी हमारा क्या है? पदार्थ है। जल ले लें, जल हमारा क्या है? पदार्थ है। क्योंकि मैंने बताया पदार्थ ब्रह्मांड में जो भी कुछ आप देख पा रहे हैं, जो भी कुछ सुन पा रहे हैं, सब कुछ जो भी स्पर्श कर पा रहे हैं, सारी चीजें क्या है? पदार्थ है। तो अगर हम जल ले लेते हैं और उसके बाद दूसरा पदार्थ ले लेते हैं, मान लेते हैं नमक ले लेते हैं, जल में नमक, जल और नमक ले लिया दोस्तों, तो जल में नमक क्या हो जाता है दोस्तों? घुल जाता है।
जल में नमक घुल जाता है। नमक घुलने का मतलब क्या हुआ? नमक घुलने से तात्पर्य यह है कि जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान है, तभी तो नमक उन कणों के मध्य गायब हो गया, लुप्त हो गया, घुल गया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी कि कैसे पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दे दिया। जल में अगर हम नमक घोलते हैं तो नमक जो है जल के अणु, जल के कणों के मध्य लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल में नमक का घुलना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 अब लक्षण की, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक दोस्तों, हम बात करेंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो ये बात भी कैसे माने दोस्तों? पहले जैसे मैंने बताया अब लक्षण में कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया कि जल में देखिए उनके जो कण हैं, कणों में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है, तभी तो नमक जो होता है उन कणों में जाके लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, घुल जाता है। वैसे ही मैंने बताया कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके एग्जाम्पल कैसे लेंगे? फिर से जल की बात करते हैं, और जल में किसी भी प्रकार की स्याही डाल देते हैं। जल में किसी भी प्रकार की स्याही डाल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए जल में लाल या नीली स्याही, कुछ भी लाल स्याही डालने पर, जल में लाल स्याही डालने पर, जल में लाल स्याही डालने पर जल के अणुओं का भगना, गतिशील होना, जल के कणों का गतिशील होना, जल के कणों का गतिशील होना। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखा होगा आप लोगों ने किया भी होगा अपनी लाइफ में कि जब हम जल में किसी भी प्रकार का कोई रंग डाल देते, कोई भी स्याही डाल देते, तो उसमें गति उत्पन्न हो जाती, जो ऊपर से लेकर नीचे तक भागती है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? जल में जैसे कोई स्याही डाल दे तो उसमें जल के कण जो होते हैं गतिशील हो जाते हैं, अतः पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने बताया पहला लक्षण गुण पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, फिर बताया पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उसके बाद बता रहा हूँ कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों कैसे आकर्षित करते हैं एक दूसरे को? अगर इसके लिए भी हम आपको समझाएं तो हम कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जल है, हमने किसी पात्र में, किसी बर्तन में, किसी भी चीज़ में जल लिया और जल को हम काटना चाह रहे हैं, जल को काटना चाह रहे हैं, तो जल को काट ना पाना, कह सकते हैं हम लोग जल को काट नहीं पाते हैं, जल में काटने के लिए ऐसे उसमें हाथ डालते हैं और जल फिर से क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। इसका मतलब है कि जल में कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए वो कट नहीं पा रहे हैं। जल को काट ना पाना, काट ना पाना, जल को काटना पाना, ये इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि कैसे। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये अब लक्षण गुण नंबर 3 हो गया दोस्तों। अब इसकी बात करेंगे लास्ट वाली, तो द्रव्य के मध्य, कह सकते हैं हम द्रव्य के मध्य, तो अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे लास्ट की, तो हम कह सकते हैं दोस्तों द्रव्य के कण अत्यंत छोटे होते हैं। द्रव्य के कण दोस्तों अत्यंत छोटे होते हैं।
अत्यंत छोटे होते हैं। तो दोस्तों ये बात तो समझाने वाली है ही नहीं कि कोई एग्जांपल बता के समझाएं कि द्रव्य के कण कितने छोटे होते हैं। आप लोग भी जानते हैं द्रव्य के कण बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ पर अभी भी बैठे हैं जो भी कर रहे हैं हमारे आसपास बहुत सारे कण जो है विचरण कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उन्हें देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वे अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से देखना संभव नहीं होता है। जिन्हें नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। नग्न आंखों से देख पाना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पदार्थ के कण के अवलाक्षणिक गुण में दोस्तों 4 गुण हो गए अवलाक्षणिक गुण। पहला, पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है, और फिर से पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और जो तीसरा था, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद लास्ट में आया, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें देख पाना असंभव है। कैसे? नग्न आंखों से देख पाना असंभव है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस हम बात करेंगे इतने की। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। अभी तो मैंने बताया था पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो दोस्तों अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस की क्या परिभाषा होगी। ठीक है दोस्तों।